पार्ट 2 जो सीरीज हमारा छूट गया था चंगेज़ खान के बारे में, उसका पार्ट 2 आपके सामने फिर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 का वीडियो चंगेज़ खान के बारे में। उस बच्चे का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक इराक के फैमिली में छोटे से घर में रहने वाले थे। उनके अपने चच्चे के साथ वो मिस्र चले जाते हैं। मिस्र जाकर स्ट्रगल के बाद, ये बहुत बड़ा एक वीडियो इसमें बन सकता है, कभी और बनाएंगे। बहुत स्ट्रगल के बाद वो मिस्र में, इजिप्ट में जाकर वहाँ के बादशाह बन जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ जाकर वो बादशाह बन जाते हैं और आखिरकार वो बैतुल मुक़द्दस को, जो 40 साल से उनके कब्जे में था, हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस बैतुल मुक़द्दस को 1192 में आज़ाद करवा दिया। और पूरे वर्ल्ड में मुसलमानों का एक किरदार फिर से उभर कर सामने आया। जो मुसलमान जलील हो गए थे, रुसवा हो रहे थे, पूरी दुनिया में सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से फिर से छा गए। और उसी दौरान आपका इंडिया में शहाबुद्दीन गौरी अपने लश्करों को लेकर इंडिया फतह कर लेते, यानी यहाँ वो दिल्ली सल्तनत का बुनियाद डाल देते हैं। और एक तरफ जब मुसलमान बढ़ रहे थे, उनकी पूरी वर्ल्ड में ताकत नाम मशहूर हो रही थी, फिर से उनको एक ओहदा मिल रहा था। तो एक मंगोल में एक छोटा सा बच्चा उसी दौर में, सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में पैदा होता है। दोनों एक साथ पैदा होते हैं अपने अपने दौर में, अपने अपने इलाके में। मंगोलिया में चंगेज़ खान पैदा हो जाता है, जिसके बाप को दूसरे कबीले ने जहर दे के मार देते हैं। ये छोटा सा बच्चा, उसके बाप सरदार होता है और उसका दूसरा कबीला, एक इंसान उनको जहर देकर मार देता है उसके बाप को। उसका असल नाम तैमूरज़ैन है और उसे दुनिया खानों का खान चंगेज़ खान कहती है। चंगेज़ खान का मतलब होता है सबसे बड़ा बादशाह। चंगेज़ खान उसे कहते हैं। चंगेज़ खान छोटे से ही रहते हैं और उनके बाप को जहर देकर मार दिया जाता है। वो एक छोटा सा कबीला था चंगेज़ खान। एक वक्त ऐसा था चंगेज़ खान जब चंगेज़ खान चाइना में, उसको एक गुलाम के हैसियत से चंगेज़ खान एक आदमी के घर में मुलाजिम का काम करता था। चंगेज़ खान वो था जब आखिरकार चंगेज़ खान ने अपने मंगोलिया शहर में दोबारा आया और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सरदारी सीखा। और सरदारी सीख कर पूरा दुनिया में आज वो अपना सरदारी ऐसे निभाता है जिसे चंगेज़ खान यानी खानों का खान कहा जाता है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक डील की। जब फतह करने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनसे एक डील की कि आप हमारे 10 साल तक इस पर हमला नहीं कीजिएगा। जैसे सुलह हुदैबिया में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबी मिलकर एक मशवरा किए थे, वैसे ही आप हम पर हमला नहीं कीजिएगा। वहाँ मंगोल में चंगेज़ खान पैदा हो जाता है और वो मंगोलिया अपने चाइना के शहर में। चंगेज़ खान आज एक रिसर्च के मुताबिक 2.5 करोड़ ऐसे पूरी दुनिया में लोग हैं जिनका सरनेम खान है, यानी शाहरुख खान, आमिर खान और इमरान खान जैसे लोग के सरनेम में खान लगता है। चंगेज़ खान के वहाँ से इतना मशहूर हुआ कि अब टाइटल बनने लगा चंगेज़ खान के नाम पर। मंगोलिया इस टाइम में अब भी गरीब है। सोचिए उस टाइम का, आज से 100 साल पहले कितना गरीब होगा। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अब हदीस सच होने वाली थी। 500 साल जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बताए थे कि तुम ऐसी कौम के साथ लड़ोगे, वो हदीस अब सच होने वाली है। और चाइना ने समझा कि ये एक आम सा ग्रुप है, मगर आखिरकार चंगेज़ खान ने चाइना के कैपिटल में बीजिंग को फतह कर लिया। चंगेज़ खान के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो कितना जालिम था। और चंगेज़ खान अपने दुश्मनों का सर काट कर पिरामिड्स बनाया करता था, यानी एक किला बना देता था। चंगेज़ खान वो था जो अपने सिपाहियों को 10-10 ग्रुप में बांटा करता था। 10 से 40, 40 से 1000, 1 लाख ग्रुप में बांटा करता था। अगर उस 10 ग्रुप में एक भी इंसान उस 10 ग्रुप को छोड़कर भागता है तो उन 9 ग्रुप को मार दिया जाता था। चंगेज़ खान का एक वसूल था कि अगर मेरा सिपाही एक घोड़ा चोरी करता है और चोरी में पकड़ा जाता है तो उसे 10 घोड़ा देना होगा। अगर वो 10 घोड़ा नहीं दे पाता है तो उसके पूरे ख़ानदान को
पूरे खानदान को, उसको नहीं सिर्फ पूरे खानदान को मैं कत्ल कर दूंगा अगर 10 घोड़ा दूसरों को नहीं दे पाए तो, चोरी में पकड़ा गए तो। चंगेज खान का ये असूल था। चंगेज खान ने एक ऐसा इंतजाम किया था कि अपने अगर कोई छोड़ कर भागता है तो उसको मार दिया जाता था। इसीलिए उनके सिपाही एक दूसरे को मिलकर रहते थे और छोड़कर जंग के दौरान नहीं भागा करते थे। चंगेज खान का ये जुल्म उसका शौक नहीं था, बल्कि इससे वो फायदा उठा रहा था, क्योंकि उसका एक नाम का खौफ पैदा हो गया था पूरे चाइना में। और चाइना की सरकार समझती थी कि चंगेज खान कुछ होगा, मगर ये नहीं समझा कि चंगेज खान कैपिटल फतह कर लेता है बीजिंग को आकर। चंगेज खान सोचिए उस वक्त का की नदियां बहा देता था, जहां खड़ा हो जाता था उसके नाम से लोग कांपा करते थे। और चंगेज खान आखिरकार खोरिज्म से यानी मुसलमानों के एक ग्रुप से टकरा जाता है, क्योंकि अब उसका ऊंचाई हो रहा था। चंगेज खान जाकर अपना एक सफीर भेजता है मुसलमानों के दरमियान। उसका जो सफीर होता है उनके बादशाह के पास अपना दोस्ती का पैगाम भेजा, और वो ख्वारिज्म जो मुसलमानों का बादशाह था उस वक्त, उसने क्या किया कि मंगोल के उस सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। और चंगेज खान को जब बात पता चला तो चंगेज खान ने अपना एक सफीर बनाकर भेजा। जब सफीर इसके हुक्म के तामीर करते हुए मंगोल का जब इसके इलाके में पहुंचा तो सफीर को कत्ल कर दिया गया। ये इस्लाम में और कई मजहबों में ये दुरुस्त नहीं है। किसी सफीर को, किसी इल्ची को जब भेजा जाता है तो उसकी बात सुनी जाती है, ना ही उसे कत्ल की जाती है, जिसके वजह से चंगेज खान ने अपनी पूरी ताकत से उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। चंगेज खान ने 1 लाख फौज को लेकर उस पर चढ़ाई कर दिया, और 100 साल तक ये जंग ऐसे ही जैसे चलता था वैसे ही चलना शुरू हो गया फिर से। आखिरकार चंगेज खान ने ख्वारिज्म के बादशाह को कत्ल कर दिया, और उस शहर में घुसकर तमाम लोगों का, बच्चे हो, बूढ़े हो, मर्द हो, जवान हो, कुछ भी हो, उनका सर काट कर पिरामिड्स बना दिया, यानी एक किला नुमा बनाकर सारे सर को जमा करके उसके ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है। चंगेज खान का ये जो एक क्रूर शासक था उसका उभर कर सामने आ जाता है। इस खान जब कत्ल किया तो 20 मिलियन आबादी थी। अफगानिस्तान हो, तुर्किस्तान हो, इन सब में मिलाकर जब चंगेज खान ने कत्ल किया तो 2 लाख आदमी वहां बच गए। 20 मिलियन में 2 लाख आदमी बच जाते। सोचिए 18 लाख मुसलमानों को चंगेज खान ने कत्ल किया। आप सोचिए 18 लाख मुसलमानों को एक शख्स चंगेज खान कत्ल कर देता। 18 लाख मुसलमानों को। एक दिन चंगेज खान ने इन तमाम मुसलमानों जो बच गए उनको एक मस्जिद में बुलाया, और वहां मिंबर में खड़ा होकर चंगेज खान, जी हाँ, जो मुसलमान अपनी कुव्वत से, अपनी ईमान की कुव्वत से जंग लड़ा करते थे, आज चंगेज खान मुसलमानों के मस्जिद में मिंबर शरीफ में खड़ा होकर ऐलान करता है कि तुम्हारे बीच में ऐसे खड़ा नहीं हुआ हूँ, तुम्हारे बीच मुझे तुम्हारे रब ने खड़ा किया है। तुम अपने रब को जब भूल गए तो मुझे जालिम हुकूमत बनाकर तुम्हारे बीच खड़ा किया, जैसे आज 2026 में जब अपने रब को भूल गए हैं। अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से रिसालत पर जब बात आती है तो हमें अपना घर नजर आता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर बात आती है तो हम अपनी इज्जत को पहले देखते हैं और पीते हैं। जो भी हमें सुन रहे हैं, ये हिस्ट्री आप जरूर जाने चंगेज खान के बारे में। और मंगोल एम्पायर बहुत बढ़ने लगा और आखिरकार उन्होंने रशिया को भी फतह कर लिया। उसी दौरान चंगेज खान मर जाता है और अपने बेटे उबुदाई को अपना सिपा सलार यानी अपना जगह सरदारी दे देता है। चंगेज खान का मौत का इतना खौफ था लोगों में, अगर उसके दफनाने का जो जगह था किसी को बताया नहीं गया था। 1 लाख सिपाही को पीछे रखा गया था और दूसरा सिपाही यानी एक गत्था के तौर पर, एक आपका लैंड के तौर पर चंगेज खान को ले जाया गया। चंगेज खान को दफन किया गया। जो उस फौज वापस आई वो फौज जो बगल में था उसको मार दिया गया। जो फौज उसके बाद आई उसको भी मार दिया गया। जो ये फौज बच गया उसको भी मार दिया गया। यानी आज तक लोगों को पता नहीं कि चंगेज खान का कब्र कहाँ है। दफन करने गए थे, इस तरफ बढ़े इनको मार दिया गया। जब ये सिपाही पीछे की तरफ बढ़े तो उस सिपाही को उन्होंने मार दिया। चंगेज खान का इतना हुकूमत मजबूत था, उसका बेटा बन जाता है। और चंगेज खान के ऐसे ही नस्ल बढ़ते गए और हलाकू खान पैदा हुआ। ये वो खान है जो चंगेज खानी की तरह अपने दादा परदादा की तरह लड़ने वाला था। हलाकू खान बगदाद की तरफ रवाना हो जाता है जहां अब्बासी हुकूमत थी, अब्बासी कैपिटल थी। बगदाद की तरफ अपना सफर कर देता है वो।
बगदाद होना तो ये चाहिए था कि सब मुसलमान मिलकर इस चंगेज़ खान के औलाद से लड़ते हैं, हलाकू खान से लड़ते हैं, मगर उस वक्त के मुसलमान फ़िरक़ों में हलाकू खान ने 1258 में बगदाद में घुसकर चारों तरफ से इतना ज़बरदस्त हमला किया कि बगदाद के जो उस वक्त के बादशाह थे, जिनके हाथ में पूरा सल्तनत था, अब्बासी सल्तनत, उसको कत्ल कर दिया हलाकू खान ने। अब्बासी सल्तनत का आखिरकार जो 500 साल से चला आ रहा था बगदाद में, उसका खात्मा कर दिया हलाकू खान ने अपने तमाम फौजों के साथ मिलकर। उनका सल्तनत तबाह व बर्बाद हो गया, जो आज तक नहीं उठ पाया है। और हलाकू खान ने इतना वहाँ खून बहाया कि दरिया फरात बगदाद के शहर कई दिनों तक उसमें पानी के वाइट के बजाय उसमें लाल खून बगदाद के उस नदी में बहने लगा। और हलाकू खान ने जब ये लाल पानी जब हो गया तो उसने क्या किया कि हाउस ऑफ विजडम यानी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी जिसमें बनाया गया था बगदाद में, उसको भी जला दिया, जिसकी वजह से पानी लाल से एकदम ब्लैक हो गया। सोच के देखें जरा आप, उस किताब उस पूरे लाइब्रेरी को जला दिया जो दुनिया का सबसे नंबर 1 लाइब्रेरी था, हाउस ऑफ विजडम, जिसे बगदाद शहर में बुनियाद डाली गई थी, उसको जलाकर किताबों को राख करके पानी बहा दिया। दरिया फरात महीनों भर ब्लैक होकर बहने लगा। इससे मुसलमान एक जगह नहीं कमज़ोर हुए, पूरी दुनिया में मुसलमान के अंदर खौफ पैदा हो गया। मिडिल ईस्ट में भी इसका खौफ नज़र आया और हलाकू खान ममलूक सल्तनत की तरफ बढ़ता है। अब्बासी को तो उसने हरा दिया, अगर ये ममलूक सल्तनत की तरफ वो बढ़ कर अगर इसमें कब्जा कर लेता है तो मदीना और मक्का दोनों कब्जा हो जाता। क्या होता है ऐसा कि ये आगे बढ़ पाते तो हैं, मगर कब्जा किसका होता है जरूर सुने, वो काबा शरीफ को गिरा देते, मगर ऐसा नहीं हुआ। इजिप्ट के मगलूक सुल्तान ने अपने जनरल बेबस के साथ मिलकर मंगोलों का सामना किया। 100% ये आशा लगाई जा सकती थी कि जब वो बगदाद में हमला कर कर जब मदीना और मक्के की तरफ पहुंच रहे थे तो हो सकता था काबा को वो गिरा सकते थे। उस टाइम के स्कॉलर ने उन्हें मना किया कि इससे आप मत लड़े, ये याजूज माजूज की कौम में से है, अगर हम इनसे लड़ेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे, क़यामत अब बहुत करीब है। स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर ने ये बादशाह को नसीहत की। सोचिए उस टाइम का हालत कैसे था कि एक पूरी सल्तनत को संभालने वाला बादशाह ममलूक का डर रहा है। उसकी कहानी सुनते हैं, पीछे 100 साल आप पीछे जाइए और सोचिए जरा कितना खौफ होगा लोगों के दिलों में, मुसलमानों के उनके दिलों में। और किस्मत को कुछ और मंजूर था, हलाकू खान का भाई को मंगोल में मार दिया जाता है और जिसकी वजह से हलाकू खान मंगोल की तरफ अपने पूरे फौज को लेकर वापस हो जाता है। किस्मत की बात थी। और आखिरकार वापसी में अपना कुछ कम फौज यहाँ रख कर वो फलस्तीन के शहर के जालूद में जाकर पहुंचा। वहां मुसलमानों से और मंगोल के साथ एक जबरदस्त जंग हुई। जगह था जालूद, जो दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक जालूद नामी शख्स को कत्ल किया था, यानी उसे हराया था। यहाँ ईसाइयों का कब्जा था, यहूदियों का यहाँ कब्जा था। जालूद नाम का शहर फलस्तीन में आज भी मौजूद है। वहाँ मुसलमानों के साथ मंगोल का सामना हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम के हजारों साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मंगोल को पूरी दुनिया में जिसकी ताकत थी, डंका जिसका बसता था मंगोल का, उसको मुसलमानों ने फलस्तीन के शहर के अंदर हरा दिया। जालूद नाम के इलाके में पूरे वर्ल्ड में ये खबर ऐसी फैली जैसे एक जंगल में आग लग जाती है। सामना किया और उन्हें मंगोल को आखिरकार शिकस्त हुई। 100 साल बाद मंगोल फिर से दोबारा नपने लगे, इस्लामिक रियासत में अपना हुकूमत बनाए थे। आखिरकार मंगोल वहाँ रहने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो इस्लाम को कबूल करना शुरू कर दिया, इस्लाम के अमनों को पहचानना शुरू कर दिया और आखिरकार इस्लाम तमाम लोग मंगोल के कबूल करना शुरू होते चले गए। उन्होंने मुसलमान से इतने इम्प्रेस हुए कि आखिरकार उनका आहिस्ता आहिस्ता पूरा ख़ानदान मुसलमान होना शुरू हो गया। ये सारे इलाके आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के अंदर शामिल होते चले गए। फिर से एक बार चंगेज़ खान के औलाद के नाम पहले देखेंगे तो उनका नाम चंगेज़ की तरह था, चंगेज़ खानों की तरह था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ओगादी, उनका नाम ओगोदाई
जोची और हलाकू खान नाम आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होना शुरू हो गया। जैसे कि मोहम्मद, तैमूर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान की तरफ बढ़ने लगे। जैसे कि मंगोल से वो मुसलमान होने लगे और उनका नाम बदलते चला गया। जैसे कि और इंडिया में बहुत सारे सालों से हुकूमत करने वाले इन्हीं की नस्ल में से मुसलमान बने। मुसलमान ही बनकर इंडिया में हुकूमत जो कर रहे थे, इंडिया में हुकूमत कर रहे थे बहुत सालों से मुगल एम्पायर, इन्हीं के नस्ल चंगेज़ खान के। ये दोनों को मिलाकर देखे तो इन्होंने अपने दौरे खिलाफत में बहुत बड़ी सल्तनत बनाई थी, जिसमें इनका कब्जा था, दबदबा था। आज पूरी दुनिया में चंगेज़ खान को एक जालिम हुकूमत, एक जालिम बादशाह की तरह जाना जाता है। और वहीं हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को द ग्रेट ऑफ उमर कहा जाता है। और हजरत उमर को पूरी दुनिया एक ग्रेट लीडर मानती है। सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें।